Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट इस विषय में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। जी। हमारे सामने इस विषय का पहला अध्याय है और हमारा मकसद है कि इसकी हर एक परत को खोलकर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की जाए जो आगे की तैयारी में बहुत काम आए। और इस तरह के विस्तृत विश्लेषण को बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल के YouTube सदस्य बनकर हमें सहयोग देने पर विचार करें। हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें ऐसे उपयोगी सत्र लाने के लिए प्रेरित करता है और सच कहें तो इसी से ये चैनल चलता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम आपदा शब्द सुनते हैं तो मन में अक्सर भूकंप, बाढ़ या तूफान की तस्वीरें आती हैं। हाँ, बिल्कुल यही होता है। लेकिन ये विषय उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो शुरुआत करने के लिए आइए इसे वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। क्या दुनिया भर में आपदाओं का कोई पैटर्न है? बिल्कुल है, और वो पैटर्न काफी चौंकाने वाला है। अगर हम सिर्फ 1990 के दशक के आखिरी सालों और 2000 के शुरुआती सालों की तुलना करें तो आपदाओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई थी। 60%? जी, 60%। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि आपदाएं बढ़ रही हैं, बल्कि ये है कि उनका असर कहाँ और कैसे पड़ रहा है। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि कम मानव विकास वाले देशों में आपदा से होने वाली मौतें उच्च मानव विकास वाले देशों की तुलना में कहीं ज्यादा होती हैं। मतलब खतरा भले ही एक जैसा हो, जैसे एक ही तीव्रता का भूकंप, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि समाज कितना विकसित और तैयार है। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी नुक्ता है। और जब हम सबसे घातक आपदाओं की बात करते हैं तो क्या वो भूकंप या तूफान ही है? क्योंकि हमारे दिमाग में तो वही सबसे पहले आते हैं। नहीं, और यहाँ पर एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। 1992 से 2001 के दशक में दुनिया भर में आपदाओं से हुई कुल मौतों में से 45% सिर्फ सूखे और अकाल की वजह से हुई। 45% सिर्फ सूखा और अकाल? हाँ। यह मैं बताता है कि सबसे विनाशकारी आपदा वो नहीं है जो अचानक आती है और शोर मचाती है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे और चुपचाप आती है। जैसे पानी और भोजन की कमी? जी, उसके बाद बाढ़, तकनीकी आपदाएं और भूकंप आते हैं। और भारत का नक्शा भी इन खतरों से अछूता नहीं है। मुझे याद है 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, फिर 2001 का भुज भूकंप और 2004 की सुनामी। हाँ, वो भयानक थी। इन घटनाओं ने न सिर्फ हजारों जानें ली, बल्कि देश में आपदा प्रबंधन को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। आपने बिल्कुल सही घटनाओं का जिक्र किया। और अगर हम इन तस्वीरों के पीछे के आंकड़ों को देखें तो भारत की भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी की एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। जैसे कि भारत भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। मतलब देश का आधे से ज्यादा हिस्सा कभी भी कांप सकता है। 59%? हाँ। ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और बाढ़ और तूफान का क्या? हिस्सा बाढ़ प्रवण है। अच्छा। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो कृषि से जुड़ा है। भारत का लगभग 70% कृषि योग्य क्षेत्र सूखे की चपेट में आ सकता है। 70%? जी, सोचिए हमारी खाद्य सुरक्षा कितने बड़े जोखिम पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं। ये भारत की वो नसें हैं जो प्राकृतिक खतरों के सामने एक तरह से खुली हुई हैं। तो ये साफ है कि खतरा हर तरफ है। लेकिन जैसा आपने कहा, हर खतरा आपदा नहीं बनता। और यहीं पर इस विषय की सबसे बुनियादी और दिलचस्प अवधारणाएं सामने आती हैं। सही। मुझे लगता है हमें आपदा शब्द को ही चीर कर देखना चाहिए। इसका असल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आपदा शब्द फ्रेंच के डिजास्टर से आया है, जिसका मतलब होता है बुरा सितारा या बैड स्टार। बुरा सितारा? मतलब लोग इसे किस्मत से जोड़ते थे? हाँ, पुराने जमाने में लोग इसे दुर्भाग्य या बुरी किस्मत मानते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि विज्ञान है। आपदा को समझने के लिए हमें 3 चीजों के रिश्ते को समझना होगा: खतरा यानी हैजर्ड, भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी, और क्षमता यानी कैपेसिटी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खतरा वो चिंगारी है और भेद्यता वो सूखी घास है जो आसपास पड़ी है। क्या बात है! अगर घास नहीं है तो चिंगारी कुछ नहीं कर सकती। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। अगर सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच जहां कोई नहीं रहता,
9 तीव्रता का भूकंप भी आ जाए तो वो सिर्फ एक भूवैज्ञानिक घटना होगी। एक खतरा होगा। हाँ, एक हैजर्ड होगा। उसे हम आपदा नहीं कहेंगे। आपदा वो तब बनती है जब वही भूकंप किसी घनी आबादी वाले शहर में आता है, जहां इमारतें कमजोर हैं और लोग तैयार नहीं हैं। तो आपदा इज इक्वल टू खतरा प्लस भेद्यता। तो फिर खतरे को और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा या हैजार्ड शब्द की जड़ें अरबी के अज़हर और फ्रेंच के हजार्ड में हैं, जिनका मतलब होता है मौका या किस्मत। अच्छा। लेकिन इसकी आधुनिक परिभाषा बहुत व्यापक है। खतरा कोई भी ऐसी घटना, पदार्थ या स्थिति है जिसमें जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। इसे हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल होगी, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। सही। दूसरी है मानव निर्मित, मैन मेड, जो इंसानी गलतियों या इरादों का नतीजा है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक दुर्घटना, परमाणु रिसाव या फिर युद्ध। और आपने तीसरी श्रेणी का भी जिक्र किया था। बिल्कुल, हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है सामाजिक प्राकृतिक यानी सोशियो नेचुरल। ये दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि खतरा प्राकृतिक है, लेकिन उसे बढ़ाने में इंसानी गतिविधियों का हाथ है। जैसे भारी बारिश एक प्राकृतिक घटना है, जी। भूस्खलन का कारण बन जाएगी। मतलब हमने भेद्यता बढ़ा दी। बिल्कुल। बाढ़ भी इसी श्रेणी में आती है। नदियां हमेशा से उफान पर आती रही हैं, लेकिन जब हम उसके बाढ़ क्षेत्र, फ्लड प्लेन में घर बना लेते हैं, तो हम खुद उस खतरे को बढ़ा देते हैं। तो खतरा वो बाहरी शक्ति है। अब आते हैं उस सूखी घास पर, यानी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी पर। इसका मतलब है कि कोई समुदाय या कोई ढांचा किसी खतरे से कितना ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते होंगे। हाँ, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहली है भौतिक भेद्यता, फिजिकल वल्नरेबिलिटी। ये क्या होती है? ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप खतरे के कितने करीब हैं और आपकी इमारतें या बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है। एक फूस की झोपड़ी एक पक्के कंक्रीट के घर की तुलना में चक्रवात के प्रति कहीं ज्यादा भेद्य या वल्नरेबल है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जटिल है, वो है सामाजिक आर्थिक भेद्यता, सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति या समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से तय होती है। उदाहरण के लिए, गरीब परिवार अक्सर नदी के किनारे या ढलानों जैसी खतरनाक जगहों पर रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सुरक्षित जमीन महंगी होती है। सही कहा। उनके पास मजबूत घर बनाने के संसाधन नहीं होते। आपदा आने पर उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है और उनके पास उससे उभरने के लिए बीमा या बचत भी नहीं होती। और यहीं पर समीकरण का तीसरा और सबसे सकारात्मक हिस्सा आता है, क्षमता या कैपेसिटी। जी। अगर भेद्यता हमें कमजोर बनाती है तो क्षमता हमें मजबूती देती है। ये भेद्यता का एक तरह से उल्टा है। एकदम सही। क्षमता का मतलब है किसी समुदाय के पास मौजूद वो सभी संसाधन, ताकत और कौशल जिनकी मदद से वो किसी आपदा का सामना कर सकता है, उससे निपट सकता है और उसके प्रभाव को कम कर सकता है। जैसे आर्थिक क्षमता। हाँ, जिसके पास आर्थिक क्षमता है वो मजबूत घर बना सकता है। जिसके पास सामाजिक क्षमता है, यानी एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क, वो आपदा के बाद एक दूसरे की मदद से जल्दी खड़ा हो सकता है। तो अगर हम इन तीनों चीजों, खतरा, भेद्यता और क्षमता को एक साथ मिला दें, तो हम जोखिम या रिस्क की असली परिभाषा तक पहुंचते हैं। हाँ। जोखिम सिर्फ ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं। नहीं, जोखिम, रिस्क इन सब का गुणा भाग है। इसकी अकादमिक परिभाषा है किसी दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित समय में किसी खतरनाक घटना के कारण होने वाले अपेक्षित नुकसान का एक माप। अच्छा। तो जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की तीव्रता कितनी है, उस खतरे की चपेट में आने वाली चीजों की भेद्यता कितनी है और उन चीजों का आर्थिक मूल्य कितना है। तो मतलब हम आपदाओं को रोक नहीं सकते, नहीं, लेकिन जोखिम को समझकर उसे कम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से बात बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। तो फिर ये कैसे किया जाता है? मुझे लगता है यहीं पर आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की भूमिका आती है। ये सिर्फ राहत और बचाव कार्य नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। आपदा प्रबंधन एक सतत, कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जिसमें आपदा से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की गतिविधियां शामिल हैं। तो ये एक प्रोएक्टिव दर्शन है, रिएक्टिव नहीं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो चलिए इस चक्र के मराहिल को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी चरण है आपदा से पहले, प्री डिजास्टर। हाँ, इस चरण में 2 मुख्य चीजें आती हैं, शमन यानी मिटिगेशन और तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस। इनमें क्या फर्क है?
शमन का उद्देश्य है आपदा के प्रभाव को ही कम करना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना या भूकंप रोधी इमारतें बनाना। ये दीर्घकालिक उपाय हैं। और तैयारी? तैयारी का मतलब है कि अगर आपदा आ ही जाए तो हम उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, मॉक ड्रिल, जरूरी सामान का भंडारण और बचाव दलों का प्रशिक्षण शामिल है। मतलब शमन बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने जैसा है और तैयारी एम्बुलेंस को तैयार रखने जैसा। वाह, बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। फिर आता है दूसरा चरण, आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर। आपातकालीन प्रतिक्रिया। जी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। जैसे ही आपदा आती है, इसका मकसद होता है लोगों की जान बचाना और उनकी तत्काल जरूरतें पूरी करना। खोज और बचाव, अस्थायी आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, ये सब इसी में आता है। यहाँ हर एक सेकंड की कीमत होती है। और जब तत्काल खतरा टल जाता है, तब तीसरा और शायद सबसे लंबा चरण शुरू होता है, आपदा के बाद, पोस्ट डिजास्टर। जी, इसे पुनर्प्राप्ति, रिकवरी कहते हैं। इसके भी दो हिस्से हैं। पहला है पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, जिसमें लोगों को अस्थायी घरों से निकालकर उनके जीवन को वापस पटरी पर लाने में मदद की जाती है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ लक्ष्य सिर्फ टूटी हुई चीजों को दोबारा बनाना नहीं है। यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत आता है, यानी पहले से बेहतर बनाना। बिल्कुल। अगर कोई स्कूल भूकंप में गिर गया तो उसे सिर्फ दोबारा खड़ा नहीं करना है, बल्कि उसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाना है, ताकि अगली बार वो सुरक्षित रहे। अगर सड़कें टूट गईं, तो उन्हें ऐसे बनाना है कि वो भविष्य की बाढ़ को झेल सकें। ये चक्र फिर से पहले चरण यानी शमन से जुड़ जाता है। हर आपदा भविष्य के लिए एक सबक होनी चाहिए। यही इस चक्र की आत्मा है। वाह। तो चलिए इस अध्याय के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये हमारी समझ को और मजबूत करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और फिर हम पाठ के आधार पर उनके उत्तरों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है, खतरे और भेद्यता के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। क्षमता भेद्यता को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हमने अभी चर्चा में शामिल किया है। खतरा मतलब हैजर्ड एक संभावित हानिकारक घटना है, जैसे कि भूकंप की तरंगें। और भेद्यता? भेद्यता उस खतरे से प्रभावित होने की संभावना है। जैसे कमजोर इमारतों में रहने वाले लोग भूकंप के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हैं। और क्षमता, जैसे मजबूत घर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन या ज्ञान, वो भेद्यता को कम करती है, क्योंकि ये लोगों को खतरे का बेहतर सामना करने में सक्षम बनाती है। बिल्कुल साफ। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की भेद्यता प्रोफाइल का विस्तार से वर्णन करें। जी, जैसा कि पहले बताया गया, भारत का 59% भूभाग भूकंप, 8% चक्रवात, 5% बाढ़ और 70% कृषि भूमि सूखे के प्रति संवेदनशील है। और पहाड़ी इलाके भी हैं। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रति संवेदनशील हैं। ये व्यापक भेद्यता भारत को दुनिया के सबसे आपदा प्रवण देशों में से एक बनाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, जोखिम को परिभाषित करें और उपयुक्त उदाहरणों के साथ जोखिम कम करने के 2 तरीके सुझाएं। जोखिम, रिस्क, किसी खतरे की घटना से होने वाले अपेक्षित नुकसान का माप है। इसे कम करने के 2 तरीके हैं। पहला, खतरे को कम करना, जैसे बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाना। ये संरचनात्मक उपाय हो गया। जैसे भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण करना। और सबसे जरूरी, लोगों में जागरूकता बढ़ाना। बहुत बढ़िया। और अंतिम प्रश्न, आपदा प्रबंधन चक्र की उपयुक्त उदाहरणों के साथ संक्षिप्त चर्चा करें। आपदा प्रबंधन चक्र में 3 चरण होते हैं। आपदा पूर्व, जिसमें मॉक ड्रिल और चेतावनी प्रणाली जैसी तैयारी शामिल है। फिर आपदा दौरान, जिसमें बचाव और राहत कार्य आते हैं। और अंत में आपदा पश्चात, जिसमें पुनर्निर्माण और आजीविका की बहाली जैसे काम होते हैं। इसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना और भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करना है। आज की इस गहन चर्चा से आपदा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाओं पर एक बहुत स्पष्ट समझ बनी होगी। उम्मीद तो यही है। ये पूरी चर्चा दिखाती है कि आपदा प्रबंधन विकास से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। एक गरीब और अविकसित समाज हमेशा ज्यादा जोखिम में रहेगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असुरक्षित विकास ही आपदाओं का मूल कारण है। जब हम बिना योजना के शहर बसाते हैं, पर्यावरण को नजरअंदाज करते हैं और समाज के सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान नहीं देते, तो हम असल में खुद ही भविष्य की आपदाओं की नींव रख रहे होते हैं। तो मतलब सतत विकास ही सबसे अच्छा आपदा प्रबंधन है। एक तरह से हाँ,
आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले हमारी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने बिल्ड बैक बेटर की बात की, यानी आपदा के बाद पहले से बेहतर निर्माण करना। पर क्या हम बिल्ड बेटर फ्रॉम द स्टार्ट नहीं कर सकते? यानी विकास की प्रक्रिया में ही आपदा जोखिम को इतना कम कर दें कि पुनर्निर्माण की जरूरत ही न्यूनतम हो? इस पर सोचिएगा। यदि आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसे और संसाधन लाते रहें, तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.